हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 आज देखते हैं जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। काफ़ी यूजफुल होने वाला है आज का। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देख लो आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा या ललितपुर, इन चारों जिलों में से बताना है कौन सा जिला खनिज की दृष्टि से समृद्ध है। तो देखो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बात करें तो मिर्ज़ापुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में वो समृद्ध है, सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मिर्ज़ापुर के बारे में बात करने से पहले ये समझ लो कि भारत में उत्तर प्रदेश में 10 जिले खनिज बहुल घोषित किए जा चुके हैं और ये जो मिर्ज़ापुर है अपनी सीमा बनाता है सोनभद्र से और मध्य प्रदेश से भी बनाता है, तो काफ़ी फेमस जिला है खनिज संसाधनों की दृष्टि से। देखो उत्तर प्रदेश में प्रथम जो खनिज नीति की घोषणा की गई थी वो 29 दिसंबर 1998 को की गई थी। कब? 29 दिसंबर 1998 को। इसके अलावा सोनभद्र, बांदा, झांसी, ये ललितपुर जो दक्षिणी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, ये सभी खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी फेमस ज़िले हैं। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। कांचा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए लखनऊ, मक्खनपुर, रेणुकूट, फिरोजाबाद। चूड़ी उत्पादन के लिए भी फेमस है। तो देखो फिरोजाबाद फेमस है कांच उद्योग के लिए, ठीक है, याद रखना फिरोजाबाद। इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है फिरोजाबाद को। कांच, चूड़ी या फिर बोतल वगैरह जो बनती हैं, गिलास, मोतियां, सभी का उत्पादन होता है यहाँ पर। बात करें फिरोजाबाद की तो तकरीबन 200 से प्लस यहाँ पर कारखाने हैं कांच के और काफ़ी फेमस शहर है, काफ़ी प्रमुख स्थान है कांच उद्योग के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास औरैया, इटावा, कन्नौज या कानपुर को? देखो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है इत्र के उत्पादन के लिए, यानी क्या बोलते हैं उसके लिए, इत्र सुगंधित नगरी कहा जाता है इसको। इत्र के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, इत्र नगरी भी कहा जाता है इसको और पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है कन्नौज को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कन्नौज एक प्राचीन नगर है, काफ़ी फेमस, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है इसको, कन्नौज को ही। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। बुक्सा जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? बुक्सा जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? हिंदी, बंगाली, मारवाड़ी या उड़िया? देखो बुक्सा जनजाति की जो भाषा है ये हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस जनजाति के जो निवास क्षेत्र के बारे में बात करें तो बिजनौर और जो आगरा हैं इन जगह पर ये काफ़ी पाई जाती है। इन्हें बोक्सा भी कहा जाता है। देखो बुक्सा भी कहा जाता है और बोक्सा भी, कंफ्यूज मत होना। इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है हिंदी भाषा की। इसके अलावा इनका जो मुख्य भोजन है वो मछली भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं ये। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? न्यूनतम कोष प्रणाली को आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन के लिए, देखो आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली जो है इसको वर्ष 1957 से प्रचलन में लाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इस प्रणाली के तहत बात करें तो जो जारी किए गए नोट होते हैं ना, जारी किए जाने वाले जो नोट होते हैं उनके संबंध में आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए रिजर्व अपने पास रखना होता है। इसमें बात करें तो इस कोष में 115 करोड़ का तो सोना होता है, 85 करोड़ की विदेशी मुद्राएं इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। ये देखो संसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में देखना है इन कथनों को। सांसद आदर्श ग्राम योजना, पहला इसमें इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। देखो पहला सही है बिल्कुल। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में ही हुई। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2024 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना है। तो देखो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि इसकी शुरुआत 2014 में की गई। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। इसके बाद फिर 2019 तक 3 कर दिए गए और 2024 तक इसमें 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना इसका उद्देश्य कर दिया गया।
और देखो इन ग्राम 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करने के बाद बात करें तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को चिन्हित करके उसके आधारभूत ढांचे का विकास करके और फिर उसके नवाचार जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है इसके माध्यम से। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के संदर्भ में कथन देखने हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के संदर्भ में पहला इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी क्या? तो देखो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस योजना की शुरुआत इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2016 में, तो देखो ये गलत है। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, इस वजह से ये दूसरा गलत है और पहला सही है इसमें। देखो इस योजना के दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से इसमें स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में सक्षम बनाना है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं के लिए है, 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए। ठीक है, तो समझ सकते हो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम किस कोशिका अंगक से बनता है? केंद्रक, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जिका या राइबोसोम? देखो लाइसोसोम गोल्जिका से बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किससे बना है? लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जिका से। देखो गोल्जिका प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करता है, इतना याद रख लेना, और ये परिपक्व होकर के लाइसोसोम बन जाता है। ठीक है, पहले तो ये प्राथमिक लाइसोसोम बनता है, फिर परिपक्व होने के बाद ये लाइसोसोम बन जाता है। और लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, इतना याद रखना। ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे देखो, मानव के लिए संतुलित आहार में उपस्थित खनिज, लवण एवं विटामिन का कार्य होता है। मानव के लिए संतुलित आहार में उपस्थित खनिज, लवण एवं विटामिन का कार्य होता है रक्षात्मक, ऊर्जा देना, शरीर की संरचना या रफेज। देखो मानव के संतुलित आहार में बात करें, जो उपस्थित लवण एवं विटामिन हैं शरीर की कार्यकी के लिए आवश्यक होते हैं और ये रोगाणुओं के आक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं। तो समझ सकते हो इनका जो कार्य होता है रक्षात्मक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक साइड में देखो पहला है ऑप्शन इसमें कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? तो देखो ये मेरठ में तो है नहीं, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। तो इस वजह से ये गलत है। पहला तो इसमें यही पूछा है जो गलत नहीं है, तो जवाब तो यही हो गया। दूसरा है पिकअप आपका लखनऊ में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में, ये भी ठीक है। और UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में। तो ये तीनों ही सही हैं, पहला इसमें जो है ये गलत है। ठीक है, याद रखना। देखो ये गन्ना किसान संस्थान जो है इसके नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। फिर ये बाद में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान बन गया, और जब इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, तब इसका नाम था गन्ना किसान संस्थान। ठीक है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो देखो इसका मुख्यालय एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, तो इसका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 19 मार्च 1962 में की गई, और ये भारत सरकार के कृषि जो मंत्रालय उसके अधीन कार्य करता है। याद रखना 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी इसे कह सकते हो CSIR MEPI द्वारा विकसित विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष को कहाँ स्थापित किया गया है? इतना याद रख लो, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? दुर्गापुर, गुवाहाटी, नई दिल्ली या अहमदाबाद में?
तो देखो इसको स्थापित किया गया है दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, वहाँ पर किया गया है। CSIR के, केंद्रीय आंतरिकी जो अभियांत्रिकी अनुसंधान है संस्थान जो है उसके द्वारा, ठीक है, दुर्गापुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? देबू चौधरी, मधु मुदगल, रोनू मजुमदार, सफात अहमद। देखो रोनू मजुमदार जो है बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो रोनू मजुमदार, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रोनू मजुमदार जो हैं बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना। और इसमें जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, देबू चौधरी तबला वादक हैं, मधु मुदगल ये संतूर वादक हैं, याद रखना। और देखो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सफात अहमद ये सरोद वादक हैं, लेकिन ये रोनू मजुमदार जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ज्योतिर्मयी मोहंती, ऋतु करिधल, टेसी थॉमस, मीनल रोहित। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पुरस्कार, तो देखो इसको प्राप्त करने वाली है ज्योतिर्मयी मोहंती। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या, देखो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। कितनी है? 9 भक्ति के रूप में भागवत संप्रदाय में 9। देखो भागवत धर्म का जो प्रारंभ है महाभारत के नारायण जो उपाख्यान जो प्रसंग है उससे माना जाता है, और इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं, जो भागवत गीता है उसमें। महाभारत में भागवत धर्म को दिव्य धर्म का रूप भी प्रदान किया गया है, और इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। भगवान विष्णु को इसमें वासुदेव नाम दिया गया है, याद रखना। भक्ति के रूप हैं इसमें 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप कितने? 9। तो ऑप्शन सी सही है। सल्तनत कालीन विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में देखो विभाग लिखे हुए हैं, एक साइड में संस्थापक लिखे हुए हैं। देखो ये संस्थापक हैं एक साइड में, और एक साइड में लिखे हुए हैं विभाग। दीवाने अर्ज, और इसमें पूछा क्या है? जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है, ठीक है। देखो दीवाने अर्ज इसकी स्थापना की थी बलबन ने, ये ठीक है। दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। दीवाने मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। लेकिन दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो नहीं की थी इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। एक एक कर देना, शॉर्ट में याद रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी इसकी। और बाकी सभी जो मिलाने इसमें सही दिए हुए हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो पहला है इसमें आरम शाह, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है इसमें इल्तुतमिश, और चौथा है इसमें बलबन। देखो इसको करने के बारे में अच्छे से समझो। ये सभी गुलाम वंश के शासक हुए। सबसे पहले गुलाम वंश में शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह बना था, इतना याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? आरम शाह। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1210 से लेकर के 1211 तक। आरम शाह, एक सेकंड, सही है ना। देखो सबसे पहले स्थापना की गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने शासन किया 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है। और 1210 से लेकर के कुछ टाइम तक ये आरम शाह शासक बना था, 1210 से 1211 तक। इसके बाद आरम शाह के बाद इल्तुतमिश बना था, जिसने 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया था। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और सब इनके तो काफ़ी पीछे बना था बलबन, जो 1266 से 1286 तक शासन बना था।
तो समझ सकते हो इसमें सबसे पहले तो एक आएगा, उसके बाद आएगा आपका एक आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा देखो इसमें ऊपर नीचे मिलान दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका मिलान शायद सही दिया हुआ है, ये ऊपर दिया हुआ है, इस पर नंबर पड़े हुए हैं ना, उस हिसाब से देख लो। एक सेकंड, कोई नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले आराम से आएगा, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया और उसके बाद बलबन आएगा। तो 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, इसका मिलान बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किया गया? टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के काल में शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लिटन। देखो पहली बात तो ये याद रखो कि कब शुरू की गई थी टेलीग्राम सेवा। देखो वैसे तो ये सर जॉन लॉरेंस के मध्य शासनकाल में शुरू की गई थी, जब जॉन लॉरेंस वायसराय हुआ करता था तभी शुरू की गई थी। और इसका जो कार्यकाल था 1864 से 1869 के बीच रहा था इसका शासनकाल, ठीक है। और इसके समय में देखोगे आप तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो हाई कोर्ट हैं इसकी भी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के टाइम में ही ये टेलीग्राम जो सेवा है, समुद्री टेलीग्राफ सेवा, ये शुरू की गई थी। ब्रिटिश कालीन भारत के संदर्भ में दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? दीपावली घोषणा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल, ब्रिटिश भारत से बर्मा का अलग होना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। दीपावली घोषणा का संबंध किससे है? तो देखो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट से संबंधित है ये दीपावली घोषणा, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इरविन घोषणा को ही दीपावली घोषणा कहा जाता है, इरविन घोषणा को ही। और देखो इसका जो उद्देश्य था, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नेता थे उनको शांत करना था इसका प्रमुख उद्देश्य। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? सिकंदर लोदी, देखो लोदी वंश का काफ़ी फेमस शासक हुआ है सिकंदर लोदी। आगरा प्रांत की भी स्थापना उसी ने ही की थी, आगरा शहर की स्थापना, ठीक है। देखो इसके बारे में देखो, पहला है इसमें ए भूराजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापना, क्या ये सिकंदर लोदी से संबंधित है? तो देखो भूराजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापना ये इससे संबंधित है, तो पहला इसमें सही जवाब हो जाएगा। यानी भूराजस्व निर्धारण के लिए एक नया पैमाना गजे सिकंदरी का विकास किया था इसने, और ये काफ़ी शिक्षित व्यक्ति भी था, इसलिए साहित्यिक रचनाओं के प्रति इसकी रुचि भी काफ़ी थी। और ऐसा कहा जाता है इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। तो देखो ये ऑप्शन बी भी सही है इसका। अन्न से कर समाप्त करना, क्या इसने अन्न से कर को समाप्त कर दिया था? तो देखो इसने खाद्यान्नों पर जो कर दिया जाता था यानी अन्न पर, उसको भी समाप्त कर दिया था, तो ये भी ठीक है इसका। और चौथा है इसमें बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना, बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना, क्या ये सही है? तो देखो ये तो गलत है, बहलोल लोदी। तो देखो ये जो डी दिया हुआ है ये गलत है, इसमें बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया था सिकंदर लोदी ने, तो ये इसमें गलत है। इसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। देखो ये बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र जो था निजाम खां, वही सिकंदर लोदी के नाम से लोदी वंश का शासक बना था, ठीक है। इसने बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया था, तो ये बिल्कुल गलत है इसमें, और यही मिलान नहीं है इसका। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो ज्वालामुखी पर्वत है माउंट हेलेंस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और यह प्रशांत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वाशिंगटन का जो इसके मेनियाई काउंटी है उस क्षेत्र में ये स्थित है, और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ये सक्रिय में से जो ज्वालामुखी है उससे निर्मित है।
और देखो सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जो हर समय चलते रहते हैं, यानी उनमें से लावा निकलता ही रहता है। शांत ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जो एक बार उनमें से उद्भेदन यानी लावा निकलने के बाद फिर कभी नहीं निकलता है। और सुषुप्त यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जो एक बार फूट जाते हैं लेकिन आगे काफ़ी टाइम तक नहीं फूटते हैं, यानी आगे उनकी फूटने की संभावना रहती है, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जैसे माउंट रेनियर है, माउंट हुड भी है, ये अमेरिका में ही पड़ते हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ये देखो, भारत में निम्नलिखित में से किसी एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। किस एक वन प्रारूप में सागौन है या इसे टीक कह सकते हो, एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, किस क्षेत्र में उगता है ये? तो देखो, ये सागौन का जो वृक्ष है ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है उनमें उगता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखो उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है और वर्षा जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर होती है या फिर और अधिक होती है, तो उसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शीशम है, महुआ वगैरह, आंवला और क्या बताऊँ चंदन के, ये सभी वृक्ष इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन टीक उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी का वृक्ष होता है। इसकी लकड़ी जो होती है काफ़ी कठोर होती है और टेक्टोना ग्रोंडिस नाम से भी जाना जाता है इसको, याद रखना। टेक्टोना ग्रोंडिस किसको कहा जाता है? सागौन को ही कहा जाता है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 23। देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? राष्ट्रीय वन नीति 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1984। तो देखो, राष्ट्रीय वन नीति है 1988। इसमें देश के 1/3 क्षेत्रफल पर तकरीबन 33% में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता की नीति शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो भारत में पहली वन नीति जो थी वो 1894 में बनाई गई थी। कब? 1894 में पहली वन नीति बनाई गई थी, जिसमें 1952 से पहला संशोधन किया गया। 1952 में पहला संशोधन किया गया और 1988 में फिर इसमें दूसरा संशोधन किया गया। देखो, वन नीति 1988 का जो मुख्य उद्देश्य है वनों का संरक्षण है और उनका विकास करना है। ये जो 1988 की वन नीति है इसका प्रमुख उद्देश्य वनों का संरक्षण और विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? कुल भूमि क्षेत्र की अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी सबसे अधिक वनों के हिसाब से देखना है यहाँ पे, कुल भूमि क्षेत्र की अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? वनों की नहीं, ये देख लो कि इसमें से डायरेक्ट आंसर ये देख लो कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, यानी घटता हुआ क्रम देखना है महाद्वीपों का। जैसे एशिया सबसे बड़ा है, एशिया है नहीं इन चारों में। एशिया के बाद अफ्रीका है तो अफ्रीका पहले स्थान पर आएगा, अफ्रीका 2 में दिया हुआ है, ए और सी में है नहीं। अफ्रीका के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दोनों में है, फिर दक्षिण अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और बाकी शेष 29 भाग पर स्थल भूमि है। ठीक, उस हिसाब से देख सकते हो। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पाँचवा आपका 1 2 3 4 5वां यूरोप हो गया और छठा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई क्या है? तिब्बत का जो पठार है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या 5500 मीटर? तो देखो 4500 मीटर ये तिब्बत का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई है 4500 मीटर। देखो, तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर जो तकला मकान रेगिस्तान है उसके क्षेत्र तक फैला हुआ है। और देखो, तिब्बत के पठार को ही चेंगवांग नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसी को दुनिया की छत के रूप में भी कहा जाना जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है तकरीबन 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। अब ये देखो, एक साइड में इसकी प्रमुख घाटियों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में लिखी हुई है उसकी अवस्थिति।
यानी रेविट घाटी कहाँ पर है? तो देखो रेविट घाटी ये यूएसए में पड़ती है, ठीक है, इसका मिलान हो जाएगा दो, यूएसए में पड़ती है। और इसका जो क्षेत्र, ये जो इस क्षेत्र का जो उपयोग है सामान्य और जो जीवाश्म विज्ञान है या फिर माउंटेन बाइकिंग है उसके लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखना। बंगुस घाटी ये भारत का जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है उसमें पड़ती है, तो भारत में है ये, और कुपवाड़ा जो ज़िला है उसमें स्थित है। कश्मीर में इसको बोर्ड बंगस भी कहा जाता है। और देखो हंगर घाटी है, हंगर घाटी आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया का न्यू कैसल क्षेत्र है उसमें पड़ती है ये, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। स्वात घाटी ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो सीकांत प्रांत है, पाकिस्तान का पश्चिमी सीकांत प्रांत उसमें पड़ती है, ठीक है। 2 1 4 3 इसका सही जवाब है। जून 2023 में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? जून 2023 में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस, लखनऊ या भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को? देखो जून 2023 में ये रैंकिंग जारी की गई है, इंडिया रैंकिंग 2023 में, इसमें उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसको 5वां स्थान मिला है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखो इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है वह जो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु का उसको, ठीक है। अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको 9वां स्थान मिला है, ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू है इसको दूसरा स्थान मिला है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि विकास मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय? तो देखो मातृभूमि योजना जो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है इसका संबंध है पंचायती राज मंत्रालय से, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय से। देखो इस योजना के अंतर्गत जो विदेश में बसे प्रदेश के जो निवासी हैं अब अपने पूर्वजों की याद में अपने पैतृक गांव में सामुदायिक केंद्र, बारात घर और इसके अलावा अन्य जो निर्माण कार्य हैं कर सकेंगे। और इस योजना को जो क्रियान्वयन है करने वाली जो संस्था है राष्ट्रीय, जो इसको संस्था जो क्रियान्वयन कर रही है इसको पंचायती राज विभाग है। और इस जिससे राज्य में देखोगे आप जो विकास कार्य हैं उसको काफ़ी गति मिलेगी, तो इसका सही जवाब पंचायती राज मंत्रालय है। निम्नलिखित में से किस राज्य स्तरीय टीम ने सितंबर 2023 में ओडिशा में आयोजित जूनियर विश्वविद्यालय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीती है? ओडिशा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा? तो देखो उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य की स्तरीय टीम ने सितंबर 2023 में ओडिशा में जो जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है उसको जीत लिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना। देखो इसने फाइनल में पश्चिम बंगाल को 2-1 से हराया है और इसको जीत लिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो जल जीवन मिशन के बारे में बात करें, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शेष राज्यों के मुकाबले में सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है संपूर्ण भारत में हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में शीर्ष जिला है, बुलंदशहर शीर्ष जिला है। और हर घर जल सुविधा पहुंचाने के संबंध में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है वो देश में तीसरा स्थान रखता है, बुलंदशहर पहला और बरेली है तीसरा, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 47 आज आपके सामने मैंने डिस्कस किया, थोड़ा कम टाइम लिया, जल्दी स्पीड से समझाया, टाइम वेस्ट नहीं किया आपका। तो बताइए किस तरह से क्या कुछ समझने को मिला, क्या सही लगा, क्या गलत लगा, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे फिर 50 तो मैं इसमें कंप्लीट करूँगा ही, और इसके अलावा एक उसकी सीरीज और चल रही है नोट्स की, उसको आप लेना ना भूलें, वो प्लेलिस्ट में है। देखो ये जैसा कि आपके सामने थंबनेल देख रहे होंगे, ये है UPPCS ROARO नोट्स क्लास सेकंड जल्दी आने वाली है, पहली एक इसकी हो चुकी है, वो प्लेलिस्ट में है, इसको भी देखना ना भूलना, वो बिल्कुल नोट्स के रूप में है। ये तो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं लेकिन ये नोट्स के रूप में है, टॉपिक वाइज है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी वो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसकी भी क्लासें लगातार आएंगी, 7-8 दिन में एक क्लास होगी उसकी, 1-1.5 घंटे की होती है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी कुछ टॉपिक यानी काफ़ी फैक्ट मिलेंगे, ठीक है।
तो पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।